ایک स्नाइपर की सनसनीखेज दास्तान जो तन्हा दुश्मन की फौजों से नबर्द आजमा रहा आपके लिए पेश खिदमत है। कहानी की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। इतवार के दिन मुझे एक मर्तबा फिर कर्नल स्कॉट के सामने पेश होना पड़ा। जेनिफर भी मेरे हमरा थी। वो भी अकेला नहीं था। फार्म हाउस वाली कर्नल जूली रूजवेल्ट उसके साथ ही बैठी थी। रस्मी कलमात की अदायगी के बाद वो बराह रास्त मकसद पर आ गया। आज शाम को तुम लोगों ने न्यूयॉर्क जाना है। स्नाइपर राइफल पहले ही से भिजवा दी गई है। तुम लोगों ने जिस जिस होटल में ठहरना है उसके बारे में जेनिफर को सब कुछ मालूम है। वहाँ तुम लोगों के चेहरे बदल दिए जाएंगे और नई शनाख्त के कागजात तुम्हें मिल जाएंगे। ये कहकर वो कर्नल जूली रूजवेल्ट की तरफ मुतवज्जे हुआ। खामोश बैठी जूली रूजवेल्ट ने टेबल से रिमोट कंट्रोल उठाकर दीवार पर लगी बड़े साइज की एलईडी ऑन की और अपने सामने मौजूद लैपटॉप की तरफ मुतवज्जे हो गई। एलईडी स्क्रीन रोशन हुई और पस मंजर में एक खूबसूरत इमारत नजर आने लगी। जूली के लब वाह हुए। सोमवार को दिन 10 बजे हदफ ने यहाँ एक मीटिंग में शमूलियत करनी है जिसका दौरानिया 1 घंटे होगा। उसके बाद वो इसी इमारत के लॉन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेगा। उसने 10 मिनट की मुख्तसर सी तकरीर करनी है और उसके बाद सहाफियों की तरफ से सवालात और जवाबात का एक मुख्तसर सा सिलसिला होगा। इसका दौरानिया भी 10 से 15 मिनट पर मुश्तमिल होगा। सहाफियों से गुफ्तगू खत्म करके वो इस जगह आएगा। जूली ने कर्सर से तरतीब से लगी कुर्सियों की निशानदही की। इस कुर्सी पर मैंने उससे 3 कागज साइन करवाने हैं और इसमें बमुश्किल 50 सेकंड से 1 मिनट तक का वक्त लगेगा। इसी दौरान उसे निशाना बनाया जा सकेगा। इस इमारत के गिर्द 1300 से 1400 मीटर के दायरे में जितनी भी बुलंद इमारतें हैं उनकी छत से इसको देखा जा सकता है। उन पर पुलिस, CIA और FBI के अहलकार तैनात होंगे। अलबत्ता इससे ज्यादा फासले वाली इमारतों को हमने जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया है और उसमें एक इस होटल की इमारत है। जूली ने एक बुलंद होटल की तस्वीर पर कर्सर रोका। ये 4 सीजन होटल है। इसकी बुलंदी करीबन 200 मीटर है और ये 52 मंजिला इमारत है। उसकी छत से इस कुर्सी तक का हवाई फासला 1885 मीटर बनता है। 50वीं मंजिल पर तुम दोनों के लिए कमरा बुक हो चुका है। वहाँ स्नाइपर राइफल भी पहुंचा दी गई है। कमरे से राइफल छत पर ले जाना और कामयाब फायर के बाद खुद को सरकारी एहलकारों से महफूज रखना तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी होगी। मैंने तंजिया अंदाज में पूछा, मतलब अगर हम उनके हत्थे चढ़ गए तो तुम हमसे लाताल्लुकी जाहिर करोगे? वो बोली, नहीं, मैंने एक इम्कानी बात की है। वैसे ऐसा मौका नहीं आएगा। इस होटल में करीबन 450 कमरे हैं और तमाम कमरों की छानबीन करके किसी अहलकार का तुम तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा, मगर एहतियात तो लाजिम है। मैंने कहा, तुम जानती हो कि मेरे लिए ये बिल्कुल अनजान इलाका है। उसने इत्मीनान से जवाब दिया, कैप्टन की मौजूदगी में तुम्हारा ये गिला बेजा है। मैंने पूछा, कागज दस्तखत करवाते वक्त तुम्हारा उससे फासला कितना होगा? वो बोली, वो इस कुर्सी पर बैठा होगा और मैं उसके दाएं तरफ वाली कुर्सी पर होंगी। उसने 2 इकट्ठी पड़ी कुर्सियों की निशानदही की। मैंने मशवरा देते हुए कहा कि मुनासिब होगा कि तुम बैठने की बजाय खड़े होकर उससे दस्तखत लेना और बुलेट प्रूफ जैकेट जरूर पहनना। वो बोली, क्या मतलब? मैंने कहा, मतलब ये कि टांग में लगने वाली गोली से मौत वाक़ई नहीं होती। वो बोली, मगर मुझे तो बताया गया है कि तुम बेमिसाल निशानेबाज हो। मैंने कहा, मैडम, 1900 मीटर के फासले से एक आदमी के सर को निशाना बनाना है और मौसम का कोई पता नहीं कि कैसा हो। सबसे बड़ा खतरा हवा का होता है। गोली को आसानी से दाएं बाएं ले जा सकती है। वो बोली, जब वो रोस्ट्रम से चलकर इस कुर्सी तक आएगा तो क्या उस वक्त उसे निशाना बनाना मुमकिन है? मैंने कहा, हरकती हदफ को इतने फासले से निशाना बनाना बहुत मुश्किल होता है। वो बोली, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि खड़े होकर उससे दस्तखत लूं, लेकिन अगर उसने मुझे बैठने का कहा तो यकीनन मैं इनकार नहीं कर सकूंगी। मैंने कहा, ये कागज तुम्हारे बजाय कोई और दस्तखत नहीं करवा सकता? वो बोली, नहीं, और अगर आ सकता तब भी मैं खुद ही आती कि दूसरी सूरत में मैं शक की जद में आ सकती हूँ। मैंने पूछा, तेज हवा चलने की सूरत में क्या मैं गोली न चलाने का फैसला कर सकता हूँ? जूली रूजवेल्ट ने सवालिया नजरों से कर्नल स्कॉट की तरफ देखा। कर्नल स्कॉट ने नफी में सर हिलाया, नहीं, ये मौका बहुत अरसे बाद हाथ आया है और हम तुम लोगों को मजीद यहाँ रोक भी नहीं सकते। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन कोशिश करना मैडम। हवा अगर हदफ से तुम्हारी तरफ चल रही हो तो फिर बैठने की बजाय खड़े होने को तरजीह देना। कर्नल जूली रूजवेल्ट ने मेरी बात का जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं की। कोई और सवाल? मैंने कहा, शुक्रिया मैडम। जबकि जेनिफर ने नफी में सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। वो बोली, ठीक है, तुम्हारे पास 1 घंटे का वक्त है। ये सारी तफसीलात एक बार फिर इस प्रेजेंटेशन में देख लो। 2 घंटे बाद तुम्हें यहाँ से रवाना होना होगा। ये कहकर कर्नल स्कॉट खड़ा हो गया। कर्नल जूली रूजवेल्ट ने भी उसकी तकलीद की।
हम दोनों ने भी उठकर उन्हें ताजीम दी। वो लैपटॉप को ऑन छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद जेनिफर मुझे उस जगह और इर्द गिर्द की इमारतों से वाकफियत दिलाने लगी। उसकी बात सुनकर मुझे कर्नल स्कॉट की बात बिल्कुल सही लगने लगी थी कि इस मिशन में जेनिफर से अच्छा साथी मुझे नहीं मिल सकता था। तमाम पहलुओं का एक बार फिर जायजा लेने के बाद हम दोनों जाने के लिए तैयार थे। मैंने कहा, मेरे ख्याल में मैं एक बार अपने साथी से मिल लूं। जेनिफर ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, तुम हो आओ। मैं वहां से सीधा अपने कमरे में आया। सरदार टीवी देख रहा था। मुझे देखते ही शिकवा को ना हुआ। आजकल नजर ही नहीं आते हुए जीशान भाई। मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हारी नजर ली जोना पर से हटे तो हम नजर आए ना साहब। उसने मुंह बनाकर कहा, कह सकते हो भाई। मैंने कहा, अच्छा मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ। उसने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? मैंने कहा, मैं और जेनिफर बस कुछ देर में न्यूयॉर्क जा रहे हैं। वो बोला, मैं भी साथ चलता। मैंने कहा, हम कोई सैर सपाटे के लिए नहीं जा रहे। वो पुरखुलूस लहजे में बोला, इसीलिए तो कह रहा हूँ। मैंने कहा, बस दुआ करना यार। मैंने उससे अलविदाई मुआनिका किया और वापस मुड़ गया। जेनिफर की खूबसूरत BMW कार में बैठकर हम न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क रवाना हो गए। 1.25 घंटों में हम न्यूयॉर्क पहुंच गए थे। नोमैड होटल में हमारे लिए एक कमरा असल नामों से बुक था। वहां हमारा हुलिया बदलने के लिए मेकअप का एक माहिर मौजूद था। हमने अपना हुलिया बदली किया और वहां से बाहर आ गए। जेनिफर एक स्याह फाम लड़की के रूप में थी। उसके चेहरे, गर्दन और हाथों पर मखसूस काले रंग की बारीक झिल्ली ऐसे चिपका दी गई थी कि मालूम ही नहीं हो रहा था कि ये वही सुर्खो सफेद जेनिफर है। उसने जीन्स के साथ मुकम्मल बाजुओं वाली कमीज पहनी थी। यूं बाकी जिस्म लिबास में छुप गया था। उसने सर पर घुंघराले बालों वाली विग पहन ली थी। मैं खुद उस वक्त एक गोरे के बहरूप में मस्तूर था। क्योंकि इंग्लिश पर दस्तरस रखने के बावजूद मेरा लहजा अमरीकियों से यकसर मुख्तलिफ था, इसलिए जेनिफर ने मुझे ज्यादा बातचीत से मना कर दिया। अलबत्ता रोजमर्रा के चंद फिक्रे मैंने अमरीकियों के अंदाज में कहने रट लिए थे। नोमैड होटल से 4 सीजन होटल तक इतना ज्यादा फासला नहीं था। हम टैक्सी में बैठकर 4 सीजन होटल की जानिब रवाना हो गए। दोपहर का वक्त था। रश काफी ज्यादा था। यूं भी न्यूयॉर्क दुनिया के चंद बड़े शहरों में से एक है। 15-20 मिनट में हम 4 सीजन होटल की बुलंदोबाला इमारत के सामने थे। नीचे उतरकर जेनिफर ने किराया अदा किया और हम अंदर की तरफ बढ़ गए। इस्तकबालिया पर बैठी लड़की को जेनिफर खुद मुखातिब हुई थी। थोड़ी देर बाद हम लिफ्ट के जरिए बुलंद हो रहे थे। कमरा निहायत शानदार, साफ सुथरा और हवादार था। दरवाजा अंदर से लॉक करके हमने बेड के नीचे से पैक शुदा हैवी स्नाइपर निकाली। उसके साथ एक बैग में स्नाइपिंग से मुतल्लिका सामान यानी दूरबीन, लेजर रेंज फाइंडर, विंड मीटर वगैरह भी मौजूद थे। सामान वापस रखकर हम सीढ़ियों के जरिए छत पर पहुंचे। अंधेरा गहरा हो गया था। नीचे झांकने पर रोशनियों का सैलाब नजर आ रहा था, लेकिन कितनी ज्यादा भी रोशनी क्यों ना होती, हदफ का तफसीली जायजा लेना मुमकिन नहीं था। अलबत्ता अगले दिन के लिए हमने अपने बैठने की जगह का चुनाव कर लिया था। थोड़ी देर छत पर गुजार कर हम नीचे उतर आए। खाना हमने रूम सर्विस के जरिए कमरे में ही मंगवा लिया था। चूंकि होटल में मुसलमानों के लिए हलाल खाना दस्तयाब था, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हुई थी। खाना खाकर हमने थोड़ी देर कल की कार्रवाई पर बातचीत की और फिर सोने के लिए लेट गए। मुझे उसकी आदत का पता था, इसलिए मैंने उसके साथ बिस्तर पर लेटने से गुरेज किया। मुझे सोफे पर लेटता देखकर वो बस मुझे घूर कर रह गई थी। सुबह सवेरे उठकर हम सीढ़ियों के जरिए छत पर पहुंचे और वहां हैवी स्नाइपर और दूसरा सामान छुपा कर रख दिया। फिर नीचे आकर नाश्ता करने लगे। कॉफी का सिप लेते हुए वो सरसरी लहजे में बोली, मिशन की तकमील के बाद हमने फौरन जी होटल छोड़ना है। मैंने कहा, जी तय तो यही हुआ है। वो बोली, अगर उस वक्त मैं हिकमत अमली में कोई तब्दीली कर देती हूँ तो तुम बहस में न उलझना, बस मैं जो कहूँ खामोशी से उस पर अमल करना। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो बोली, मतलब को छोड़ो, तुम्हें यहाँ से बखैरियत वापस ले जाना मेरी जिम्मेदारी है और बराह मेहरबानी चूं चरा किए बगैर मेरी हिदायत पर अमल करते रहना। मैंने झल्ला कर पूछा, जो कुछ करना है हम उस पर काफी तफसील से बहस कर चुके हैं, फिर तुम्हारी इस बात से मैं क्या नतीजा अखज करूं? मेरी आंखों में झांकते हुए वो एक अज़्म से बोली, यही कि मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। उस वक्त मुझे उसकी आंखों में सिवाय सच्चाई के और कुछ नजर नहीं आ रहा था, या शायद वो इतनी अच्छी अदाकारी कर रही थी कि मुझे उसका असल चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने खामोशी से सर झुका लिया। 9 बजे के करीब हम ऊपर पहुंचे। होटल सिक्योरिटी की वर्दी में एक आदमी जेनिफर ने छत के दरवाजे पर मुतय्यन कर दिया था ताकि हमें कोई डिस्टर्ब न करे। हमारा काम पूरा होते ही उसने वहां से रफू चक्कर हो जाना था। उसकी मौजूदगी में हम दोनों बेफिक्र होकर अपना काम कर सकते थे। दिन की रोशनी में हमें मतलूबा इमारत आसानी से नजर आ रही थी। दूरबीन की मदद से मैंने उस इमारत का अच्छी तरह जायजा लिया। तकरीब के लिए वहां कुर्सियां और रोस्ट्रम वगैरह रख दिया गया था। छाती तक तो हदफ ने रोस्ट्रम के पीछे छुप जाना था। उससे ऊपर बुलेट प्रूफ शीशा लगा हुआ था। जेनिफर को मोबाइल फोन पर कार्रवाई में एक छोटी सी तब्दीली का पैगाम मौसूल हुआ कि ब्रेन वेल्स ने अपनी तकरीर के बाद कागज दस्तखत करने थे और उसके बाद सहाफियों के सवालात का जवाब देना था। मैंने उस इमारत के गिर्द मौजूद ऊंची इमारतों पर सरकारी अहलकार घूमते देखे। इमारत को भी पुलिस की तेज रफ्तार कारों ने घेरा हुआ था। जूली रूजवेल्ट ने जितनी कुर्सियां प्रेजेंटेशन में दिखाई थीं, उतनी ही कुर्सियां वहां रखी हुई थीं।
जेनिफर राइफल को बक्स से निकालकर सेट करने लगी। मैं भी नीचे बैठकर उसका हाथ बटाने लगा। राइफल को जोड़कर मैंने मतलूबा कुर्सी पर फिक्स कर दिया। जेनिफर ने लेजर रेंज फाइंडर से कुर्सी का फासला नापा। 1890 मीटर फासला बना था। एलिवेशन नॉब पर मतलूबा रेंज लगाकर मैं राइफल के पीछे लेट गया। जेनिफर ने विंड मीटर, ब्लास्टिक कैलकुलेटर और फायरिंग टेबल बैग से बाहर निकाल लिए थे। ये फायरिंग टेबल हमने मश्क के जरिए तरतीब दिया था। वैसे तो फायरिंग टेबल हर राइफल के साथ भी दस्तयाब होता है, मगर मुख्तलिफ कंपनियों के बनाए हुए एमुनेशन में फर्क होता है। दर्जा हरारत और हवा में मौजूद नमी वगैरह भी हर इलाके में यकसा नहीं होती, जबकि इन चीजों का फायर पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर बनज़र इंसाफ देखा जाए तो स्नाइपर राइफल से निशानाबाजी किसी साइंस से कम नहीं होती। अलबत्ता आम निशानेबाजी में इन सब बातों का ख्याल नहीं रखा जाता। मैंने पूछा, मैगजीन में गोलियां भर दी हैं? वो बोली, भर देती हूँ। उसने मैगजीन उतार कर बैग से 2 गोलियां निकाली और मैगजीन में डालकर मैगजीन दोबारा राइफल से जोड़ दी। दोनों गोलियों पर किसी भी किस्म का लिखाई और निशान नहीं था। 2 ही गोलियां मिली हैं। ये कहकर वो विंड मीटर से हवा की रफ्तार मापने लगी। रफ्तार मापकर उसने फायरिंग टेबल की मदद से मतलूबा डिफ्लेक्शन मुझे बता दी। मैंने कहा, अभी तक ठहरो, हवा का कोई एतबार नहीं है कि रुक जाए या तेज हो जाए। जिस वक्त हदफ रोस्ट्रम छोड़कर कुर्सी की जानिब हरकत करेगा, उस वक्त तुमने हवा की रफ्तार मालूम करके मतलूबा डिफ्लेक्शन बताना होगी। वो बोली, ठीक है, और उसने दूरबीन उठाई और मेरे साथ ही उल्टी लेटकर अतराफ का जायजा लेने लगी। मैं ये काम टेलीस्कोप साइट की मदद से कर रहा था। एक अंदेशा मेरे जहन में किलबिलाया, वैसे एमुनिशन मयारी तो है ना? मैंने जेनिफर के गोश गुजार कर दिया। वो बोली, ये बिल्कुल वही एमुनिशन है जिससे तुम मशक करते रहे हो, बस केस और बुलेट पर कोई निशान नहीं है। उसके जवाब पर मैंने इत्मीनान से सर हिला दिया। यहाँ आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि हर स्नाइपर राइफल का एमुनिशन मुख्तलिफ कंपनियां बनाती हैं और हर कंपनी एक मखसूस ग्रेन बारूद की इसमें भरती है। ग्रेन गोली में बारूद का मिकदार नापने का पैमाना है। इंतजार के लम्हा तवील होने के बावजूद बीत जाया करते हैं। आखिर वो वक्त आ ही गया। ब्रेनवेल्स अंदरूनी इमारत से मुहाफिजों के निर्गे में बरामद हुआ और सीधा रोस्ट्रम के पीछे आकर रुक गया। 2 मुहाफिज उसके दाएं बाएं और 3 पीछे खड़े हो गए थे। जेनिफर मुसलसल रंग बदलती हवा को विंड मीटर से माप रही थी और फिर जैसे ही ब्रेनवेल्स रोस्ट्रम को छोड़कर कुर्सी पर बैठी कर्नल जूली रूजवेल्ट की जानिब बढ़ा, जेनिफर ने फौरन मतलूबा डिफ्लेक्शन मालूम करके साइट पर लगाने लगी। मैंने आसाब को पुरसुकून करके कुर्सी का निशाना साध लिया था। ब्रेनवेल्स जूं ही करीब पहुंचा, कर्नल जूली रूजवेल्ट खड़ी हो गई और फिर शायद उसने उसे बैठने को कहा था कि वो उसके सामने फाइल धरती हुई बैठ गई थी। हवा नॉर्मल ही थी, लेकिन फिर भी कर्नल जूली रूजवेल्ट के दिल में खौफ की मौजूदगी यकीनी थी। उसे मालूम था कि जो शख्स उसके इतने करीब बैठा है उसने गोली का निशाना बनना है और निशानेबाज की हल्की सी गलती से वो गोली ब्रेनवेल्स की बजाय उसके सर में पैवस्त हो सकती थी। गहरा सांस लेकर मैंने निशाना साध लिया। जेनिफर ने भी आंखों से दूरबीन लगाते हुए मुझे धीमे लफ्जों में तसल्ली देना शुरू कर दिया था। जी, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इत्मीनान से ट्रिगर दबाना कि हमारे पास बस एक ही गोली फायर करने का मौका है। हल्की हवा दाएं से बाएं चल रही है। जेनिफर के डिफ्लेक्शन लगाने के बाद हवा की रफ्तार में थोड़ा इजाफा हुआ था, लेकिन अब हिसाब किताब का वक्त गुजर चुका था। कर्नल जूली रूजवेल्ट भी ब्रेनवेल्स के दाएं जानी बैठी हुई थी। हवा की रफ्तार में इजाफा जेनिफर ने भी महसूस कर लिया था और ये बात मुझे बताने में उसने देर नहीं लगाई थी। जी, हवा में थोड़ी तेजी आ गई है। मगर मैंने उसकी बात का जवाब दिए बगैर अपनी शिस्त थोड़ी सी दाएं तरफ कर दी। ये अंदाजा हर स्नाइपर के जाती तजुर्बे के मरहूने मिन्नत होता है। इसके बारे में ना तो कोई उस्ताद सिखा सकता है और ना किसी किताब में ये अंदाजा दर्ज होता है, और यही अंदाजा एक आम निशानेबाज और अच्छे निशानेबाज में तमीज की वजह बनता है। हदफ के सर झुकाकर दस्तखत करने तक मैं मुंतजिर रहा। जो ही उसने फाइल बंद करके कर्नल जूली रूजवेल्ट की समत बढ़ाई, उस वक्त सेकंड भर के लिए साकित हो गया था। मैंने सांस रोकते हुए एकदम ट्रिगर खींच लिया। हल्के से धमाके के साथ गोली मजल से निकली। मेरे कंधे को जाने पहचाने झटके का दबाव महसूस हुआ और उसके साथ जेनिफर बच्चों की तरह किलकारी मारते हुए मुझसे लिपट गई। वो वारफ्तगी से बोली, तुमने कर दिखाया। टेलीस्कोप साइट में मुझे वहां भगदड़ मचती हुई नजर आ रही थी। मेरे चेहरे को अपने होंठों का निशाना बनाकर वो खड़े होते हुए बोली, उठो। मैं फौरन खड़ा हो गया। राइफल और दूसरा सामान उठाकर हम फौरन नीचे की तरफ भागे। छत के करीब पहला कमरा खाली था। उसे मास्टर की से खोलकर हम अंदर दाखिल हुए। राइफल और दूसरे सामान को बेड के नीचे धकेलकर हम सूरत से बाहर निकले। सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में मलबूस हमारा साथी फायर होते ही गायब हो गया था। लिफ्ट का इंतजार करने की बजाय हम सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरने लगे। मंसूबे के मुताबिक हमें 3-4 मंजिल नीचे उतरकर लिफ्ट पकड़ना थी। 48वीं मंजिल पर हमें लिफ्ट खाली मिली। पहली मंजिल की बजाय जेनिफर ने 5वीं मंजिल का बटन दबाया था। मैंने पूछा, हमने तो नीचे उतरना था। जेनिफर ने आहिस्ता से मुझे झिड़का, जी बिल्कुल खामोश रहो। तेज रफ्तार लिफ्ट ने हमें जल्द ही 5वीं मंजिल पर पहुंचा दिया था। मुझे साथ लेकर वो एक मखसूस कमरे में घुस गई। अंदर घुसते ही उसने फौरन विग उतारी, चेहरे पर चढ़ा मास्क उतारा और असल शक्ल में आ गई।
ہاتھ پر چڑھے باریک کالے دستانے اتار کر اس نے میری پرواہ کیے بغیر اپنی جینز کی پتلون بھی اتار دی تھی۔ میں نے فوراً اپنا رخ دوسری جانب موڑ لیا تھا۔ چند لمحے کے بعد اس کی آواز آئی، اب تم میری جانب دیکھ سکتے ہو۔ وہ کالی رنگ کی چست پتلون اور سفید رنگ کی شرٹ پہن چکی تھی۔ اس کے اوپر ایک کالے ہی رنگ کا کوٹ پہن کر وہ میری طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے میرا ماسک اتارا اور وہاں پر موجود بیگ سے ایک دوسرا ماسک نکال کر مجھے پہنانے لگی۔ میرے سکن کلر کے دستانے اتار کر اس نے مجھے دوسرے دستانے پہنا دیے اور ایک دوسرا لباس نکال کر اس نے مجھے لباس بدلنے کا کہا۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ مجھے سائڈ پر ہونے کا اشارہ کر کے اس نے آگے بڑھ کر دروازے میں لگے مخصوص سوراخ سے باہر جھانکا اور پھر مطمئن ہو کر دروازہ کھول دیا۔ اندر داخل ہونے والی شخصیت دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ وہ بھی جینیفر ہی تھی، بالکل اسی حلیے میں جس میں اصل جینیفر کھڑی تھی۔ اس کی باتوں پر عمل کرنا۔ میرے قریب ہو کر اس نے ایک بار پھر اپنے جذبات کا اظہار کیا اور سرعت سے باہر نکل گئی۔ دوسری لڑکی نے کہا، شاید تم لباس تبدیل کر رہے تھے۔ اس کا لہجہ جینیفر سے بہت مماثل تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ یوں بھی میں کافی الجھ گیا تھا کہ وہ سارا ڈرامہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ بولی، تم یہیں تبدیل کر لو، میں ڈریسنگ روم میں چلی جاتی ہوں۔ بیڈ پر رکھا بیگ اٹھا کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے بھی جلدی لباس تبدیل کر لیا۔ جب وہ ڈریسنگ روم سے نکلی تو اس کی شکل بالکل بدلی ہوئی تھی۔ جینیفر کے بال سنہری تھے، جبکہ اس لڑکی کے بال کالے اور بالکل لڑکوں کے انداز میں ترشے ہوئے تھے۔ میرا لباس اور باقی کا سامان اس نے کالے رنگ کے بیگ میں منتقل کیا اور بیگ کندھے سے لٹکاتے ہوئے بولی، یہیں رہنا، کہیں جانے کی کوشش نہ کرنا۔ میں نے پوچھا، تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ بولی، میں یہ سامان ٹھکانے لگا دوں۔ میں نے پوچھا، واپس آؤ گی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، اور باہر نکل گئی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کبھی سوچتا کہ مجھے جینیفر پر اعتبار کرنا چاہیے کہ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور کبھی یہ خیال آتا کہ میں کسی بڑی سازش کا شکار بن گیا ہوں۔ کافی دیر تک میں شش و پنج میں مبتلا رہا اور آخر میں خود کو جینیفر کے رحم و کرم پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ جینیفر کو گئے ہوئے 2 گھنٹے ہونے والے تھے۔ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں نے مخصوص سوراخ سے جھانک کر دیکھا۔ کالے رنگ کے سوٹ میں ملبوس 2 آدمی نظر آئے۔ میں نے دروازہ کھول دیا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اور جینیفر نے بھی اس بارے میں کوئی ہدایت نہیں دی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے اور آتے ساتھ مجھ سے نام پوچھا۔ میرے ذہن میں جو پہلا نام آیا میں نے اگل دیا، اسٹیفن۔ اس کا اگلا سوال شناختی کارڈ کے متعلق تھا، جو کہ میرے پاس نہیں تھا۔ مجھے خاموش پا کر ایک نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پستول نکال کر مجھے حکم دیا، ہاتھ اوپر کرتے ہوئے میرے دماغ میں سوچ ابھری کہ بس ابھی پھنس گیا ہوں۔ اسی وقت جینیفر 2 آدمیوں کے ساتھ نمودار ہوئی، جنہوں نے 3 آدمیوں کو ہتھکڑی لگا کر پکڑا ہوا تھا۔ وہ بولا، کیپٹن، اس کے پاس شناختی کارڈ موجود نہیں ہے۔ جینیفر بولی، گرفتار کر لو۔ اس کی آنکھوں میں مجھے شناسائی کی ہلکی سی جھلک بھی نظر نہیں آئی تھی۔ میرا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ میں ایک بہت بڑی سازش کا شکار ہو چکا ہوں۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا، مگر میری بات سنے بغیر اس نے سختی سے میرے بازو پیچھے کی طرف موڑ دیے اور ہتھکڑی لگا دی، ہیڈ کوارٹر جا کر بات کرنا۔ جینیفر پیچھے مڑ کر باہر نکل گئی تھی۔ ہم چاروں کو دھکیلتے ہوئے وہ باہر لائے اور کالے شیشوں والی ایک ویگن میں بٹھا کر انہوں نے ہمارے سروں پر کالے رنگ کے نقاب چڑھائے اور اس کا دروازہ باہر سے تالا لگا دیا۔ میں جینیفر پر اعتبار کر کے بری طرح پھنس گیا تھا۔ ویگن سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہاں جاتے ہی جب میک اپ اترتا اور میرا اصل چہرہ سامنے آتا تو مجھے الیکٹرک چیئر پر بیٹھنے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا، اور اس کے ساتھ جو پاکستان اور مسلمانوں کی بدنامی ہونی تھی وہ ایک علیحدہ پریشانی تھی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ ساری بات بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے بتا دوں گا۔ ایک حسرت بھری سوچ میرے ذہن میں ابھری، اگر میں نے فوراً ہوٹل سے نکلنے کی کوشش کی ہوتی تو یقیناً بچ جاتا۔ میں نے فوراً سر جھٹک دیا اور میں سر جھٹک کر رہ گیا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ میں کئی بار جینیفر کے ہاتھوں دھوکہ کھانے کے باوجود ایک مرتبہ پھر اس پر اعتبار کر بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، لیکن میں نے تیسری بار اس سے دھوکہ کھایا تھا، اور اس کے بعد مزید یوں بھی گنجائش نہیں رہی تھی کہ اب میرے بچنے کا 1% بھی امکان نہیں رہا تھا۔ میں حقیقت بتا کر بھی اپنی جان نہیں بچا سکتا تھا، بلکہ یہ بھی ممکن تھا کہ کرنل اسکاٹ پارٹی مجھے حقیقت بتانے کے قابل ہی نہ چھوڑتے اور اس سے پہلے ہی میرا اگلے جہان کا ٹکٹ کٹا دیتے۔ ویگن ایک جھٹکے سے رکی۔ اسٹیفن، باہر آؤ۔ میں نے گرفتار ہوتے وقت جو نقلی نام بتایا تھا اسی سے مجھے پکارا گیا۔ میں جھکے جھکے اٹھا۔ دروازے کے قریب کھڑے کسی آدمی نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر نیچے اترنے میں مدد دی، اور میرے نیچے اترتے ہی اس نے میرے ہاتھوں سے ہتھکڑی کھول دی، لیکن اس نے میرے چہرے سے کالے رنگ کا کپڑا نہیں ہٹایا تھا۔ از خود میں نے بھی کپڑا اتارنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میرے کانوں میں ویگن کی آگے بڑھنے کی آواز آئی۔ اسی وقت کسی نے میرے سر سے نقاب کھینچا۔ میری آنکھوں کے سامنے جو پہلا منظر ابھرا وہ سنہری بالوں والی خوبصورت اور دلکش جینیفر کا ہی تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی، ہاتھ میں پکڑا نقاب اس نے دور پھینک دیا۔ کالی ویگن دور جا رہی تھی۔ ہم اس وقت ایک ویران سے کوچے میں موجود تھے۔ میں ہکلایا، یہ کیا ہے؟ وہ شوخی سے بولی، کہا تھا نا اپنی جینی پر اعتبار کرو۔ یہ کہہ کر اس نے میرے چہرے سے ماسک نوچ کر پھینکا اور وارفتگی سے مجھے لپٹ گئی۔ میں نے کہا، جینی، کیا مذاق ہے؟
कोई देखेगा तो क्या कहेगा। उसने कह कहा लगाया, ये भला क्या बात हुई? कोई देखेगा तो कहेगा ना जनाब ये पाकिस्तान नहीं न्यूयॉर्क है। मैंने कहा फिर भी। मैंने नरमी से खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाते हुए कहा, बताओ ना मामला क्या है। वो बोली, चलो होटल चलकर बताती हूँ। वो मेरी हरकत का बुरा मनाते बगैर बोली। मैं उस बात में सर हिलाते हुए उसकी मायत में चल पड़ा। थोड़ी देर बाद हम मसरूफ शाहराह पर निकल आए थे। चूंकि वहाँ से नोमैड होटल नजदीक ही था, इसलिए हमने टैक्सी में बैठने की जरूरत महसूस नहीं की थी। कमरे में जाकर वो पुरतकल्लुफ खाने का ऑर्डर देकर वॉशरूम का रुख करते हुए शोख लहजे में बोली, जी मैं नहाने जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। मैंने मुंह बनाकर कहा, शुक्रिया, मैं बाद में नहा लूंगा। और वो कहका लगाकर हंस पड़ी। उसके अंदाज से मुझे लग रहा था कि वो बहुत खुश है। शायद ये ब्रेन वेल्स को कामयाबी से ठिकाने लगाने की खुशी थी। उसके वॉशरूम से निकलते ही मैं अंदर जाने लगा। वो मेरे करीब रुक कर बोली, अंदर नया सूट लटका हुआ है, नहा कर पहन लेना। और मैं सर हिलाकर अंदर घुस गया। मेरे नहा कर बाहर आने तक खाना आ चुका था। मेरी वजह से उसे भी हलाल खाना पड़ रहा था। वो छुरी कांटा संभालते हुए मुस्तफसर हुई, अब पूछो तुम्हारे जहन में कौन से सवालात आ रहे हैं। मैंने कहा, हमने मंसूबे के मुताबिक कोई कार्रवाई नहीं की। वो बोली, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मैंने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? वो बोली, मतलब ये है मेरी जान कि जब तुम नीचे पहुंचकर होटल से बाहर निकलने की कोशिश करते, उस वक्त तक दर्जनों सरकारी एहलकार वहां पहुंचकर होटल से किसी के बाहर जाने को नामुमकिन बना देते, और जो लोग भी बाहर जाने की कोशिश में थे वो तमाम उस वक्त तफ्तीश का सामना कर रहे हैं। मैंने तलखी से पूछा, क्या मंसूबा बनाते वक्त ये पहलू तुम लोगों की नजर से ओझल था? वो बोली, नहीं, कर्नल स्कॉट और कर्नल जूली रूजवेल्ट इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने हुक्म दे दिया था कि अगर तुम कामयाबी से फरार होने में कामयाब नहीं हो सके तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। मैंने बज़ाहिर तो हामी भर ली थी, लेकिन उसके साथ तुम्हें बचाने का तहिया भी कर लिया था। मैंने खुद CIA के एहलकार की सूरत में होटल की तलाशी लेना शुरू की, और इसी सूरत में मैं खुद को शक के नरगे में आने से बचा सकती थी। ये बात कर्नल स्कॉट वगैरह ने पहले से तय कर दी थी कि लीजा को मेरा हमशक्ल बनाकर होटल में दाखिल किया जाएगा, और होटल में दाखिल होकर वो अपने असल रूप में आ जाती और मैं उसकी जगह ले लेती। हम दोनों ने चूंकि लिफ्ट से निकलते ही अलहदा हो जाना था, इसलिए आगे तुम्हारी अपनी सवाबदीद थी, मगर मैं जानती थी कि तुम्हारा बच निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने मंसूबे में थोड़ी सी तब्दीली कर दी, और देख लो तुम्हें मक्खन से बाल की तरह निकाल कर ले आई हूँ। मैंने कहा, मतलब कर्नल स्कॉट और जूली ने मुझे धोखे में रखा। वो साफ गोई से बोली, सबसे पहले हर आदमी की अपनी तरजीहात होती हैं। मैंने कहा, तुम कल रात या आज सुबह को भी मुझे ये सब कुछ बता सकती थी। वो बोली, अगर फायर से पहले बताती तो शायद तुम सही तरीके से फायर न कर पाते, और उसके बाद वक्त ही नहीं था बताने का। अलबत्ता उसके मुताल्लिक सुबह नाश्ते पर मैंने इशारा कर दिया था। मैंने पूछा, तुमने मेरे लिए इतनी तगोदौ क्यों की? मेरी आंखों में झांकते हुए वो अफसुर्दा लहजे में बोली, क्या तुम नहीं जानते? मैंने कहा, वैसे सच कहूँ तो मैं तुम पर एतबार करके बहुत पछता रहा हूँ। वो बोली, जानती हूँ, तुमने कभी मुझे एतबार के काबिल समझा ही नहीं। मेरी जगह पर तुम खुद को रख कर सोचो। वो बोली, मैं कई बार सफाई दे चुकी हूँ कि मेरा तुम्हारी जाने माइल होना किसी मकसद के मरहून मिन्नत नहीं था, बल्कि तुम्हारी निशानेबाजी की सलाहियत सामने आने के बाद भी किसी के दिमाग में ये मंसूबा नहीं आया था। अलबत्ता जिस वक्त ब्रेन वेल्स का ये सहाफियों के साथ सवाल जवाब का प्रोग्राम कर्नल जूली रूजवेल्ट के इल्म में आया, उस वक्त किसी ऐसे स्नाइपर की जरूरत महसूस हुई, और उसने कर्नल स्कॉट तक ये बात पहुंचाई। कर्नल स्कॉट चूंकि मुझे बतौर एक अच्छे स्नाइपर के पहचानता है, इसलिए उसने मुझसे मशवरा लिया, मगर मैंने 1500 मीटर से ज्यादा फासले पर निशाना लगाने से माजूरी जाहिर की। तब उसने मेजर जेम्स मैथनी से बात की, और मेजर जेम्स मैथनी के वास्ते से तुम्हारा नाम उसके कानों तक पहुंचा। कर्नल स्कॉट ने तुम्हें राजी करने की जिम्मेदारी फौरन मुझे सौंपी, और मेरी पसंदीदगी फर्ज की लपेट में आ गई। मैं तुम्हें असल बात बताने की हालत में नहीं थी। इसी तरह मेरे सीनियर्स भी अभी तक मेरे इन जज्बात से वाकिफ नहीं हैं जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए पनाह है। अलबत्ता मेरी आज की कार्रवाई के बाद उन्हें असल बात की तह तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। शायद थोड़ी बहुत बासपुरस भी हो, मगर मिशन खुश उसलूबी से पूरा होने की खुशी में बात ज़बानी कलामी सरजनिश से आगे नहीं बढ़ेगी। मैंने पूछा, 1500 मीटर से ब्रेन वेल्स को निशाना बनाने में क्या कबाहत थी? वो बोली, 1500 मीटर के दायरे में आने वाली इमारतों पर अगर सरकारी एहलकार तैनात न किए जाते तो सिक्योरिटी ऑफिसर शक की जद में आ जाता। अब ये होटल तो करीबन 2 किलोमीटर दूर था, जहाँ सरकारी अमला तैनात न करने का मजबूत जवाज तो मौजूद है ना। खाना खाने के बाद हमने चाय भी वहीं मंगवा कर पी। इस दौरान जेनिफर ने टीवी ऑन कर दिया था। ब्रेन वेल्स के कत्ल की खबर अब तक ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चल रही थी, और उसके कत्ल के पीछे असल मुहर्रक ढूंढने के लिए मुख्तलिफ कयास आराइयां की जा रही थी। मुस्तकबिल करीब में होने वाले सदारती इंतखाबात को भी उसके कत्ल के साथ जोड़ा जा रहा था। तहकीकात करने वालों की रसाई उस वक्त तक हैवी स्नाइपर तक नहीं हो पाई थी। अलबत्ता हमारे फायर करने की जगह तलाशने में उन्हें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। ब्रेन वेल्स के आधे उड़े हुए चेहरे की तस्वीर भी स्क्रीन के एक कोने में नजर आ रही थी। वो चूंकि दस्तखत करते वक्त कई कैमरों की जद में था, इसलिए उसे गोली लगने की फिल्म बहुत साफ बनी थी। उसका कर्नल जूली रूजवेल्ट की तरफ फाइल का बढ़ाना और फिर मुस्कुराते हुए कुछ कहना,
और उसी लम्हे उसके चेहरे के टुकड़ों का हवा में उड़ना और उसका उछल कर पीछे गिरना और तड़पना, ये 2-3 सेकंड्स के अंदर बरपा हुआ था। मैंने पूछा, वैसे क्या तुम्हें भी असल वजह मालूम नहीं है? वो बोली, ब्रेन वेल्स का वाजे झुकाव डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ था और शायद उसकी जिंदगी मिस्टर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दोबारा सदर बनने में रुकावट बनती। उसने गोलमोल अंदाज में असल बात उगल दी। 20 जनवरी 2005 को जॉर्ज डब्ल्यू बुश की मुद्दत सदारत पूरी हो रही थी। मैंने उसे मजीद कुरेदने से एहतराज बरता कि इस तरह की ज्यादा मालूमात कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। चाय का कप खाली करके उसने मानी खेज लहजे में कहा, अगर चाहो तो हम रात यहीं गुजार सकते हैं। मैंने रूखे लहजे में जवाब दिया, शुक्रिया। वैसे बाकी स्नाइपर्स भी आज कैंप में तो नहीं होंगे? मैंने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? वो बोली, मतलब ये कि कल हमारे कैंप से निकलते बाकी तमाम को भी 1-2 दिन बाहर गुजारने की इजाजत मिल गई थी। इस ज़िम्न में तमाम को $1,000 बतौर जेब खर्च के भी दिया जाना था ताकि वो न्यूयॉर्क या किसी दूसरे करीबी शहर की सैर कर सकें। मैंने पूछा, और ये मेहरबानी किस लिए? वो बोली, ताकि कर्नल स्कॉट के पास तुम्हारे कैंप से बाहर जाने का मजबूत जवाज मौजूद हो। तुम्हारे पकड़े जाने की सूरत में वो कह सकता था कि कैंप से सिर्फ तुम नहीं, तमाम स्नाइपर्स बाहर हैं। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, वैसे बहुत मक्कार कौम है तुम्हारी, बहुत दूर तक सोचते हैं। वो फीकी मुस्कुराहट से बोली, अब तुम्हें असल बात बता दी तो तुम तंज करने लगे, और प्लीज कर्नल स्कॉट या मैडम जूली के सामने ऐसा कुछ न कह देना। वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनकी हकीकत तुम पर जाहिर हो। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें चलना चाहिए। वो बोली, अब तो ऐसी कोई बात नहीं कि तुम्हें मुझसे भागने की जरूरत पड़े। मैंने मानी खेज लहजे में पूछा, पहले ऐसी कौन सी बात थी? वो बोली, नहीं, मेरा मतलब है कि अब तो तुम आजाद हो ना, तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया है। वो गड़बड़ा गई थी। मैंने कहा, कैप्टन जेनिफर, मैं जानता हूँ कि तुमने पहल जो मुझे इस किस्म की ऑफर की थी उसके पसे पर्दा मुझे ब्लैकमेल करने का इरादा कार फरमा था, और इसी वजह से तुम मुझे उस फार्म हाउस पर ले गई थी। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो बोली, तुम सही कह रहे हो और हमें चलना चाहिए। वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैं भी होंठों पर तबस्सुम सजाए उसके पीछे हो लिया। उसकी खामोशी जाहिर कर रही थी कि मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। वापसी के सफर में जेनिफर बहुत खुश थी। उसे इस कारनामे पर तरक्की मिलने की उम्मीद थी। मैंने मजाही अंदाज में पूछा, वैसे शादी वगैरह के मुताल्लिक कुछ सोचा नहीं? वो बोली, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं, अभी तो जिंदगी एंजॉय करने के दिन है, अभी से ये बेड़ियां पहन लूं। मैंने कहा, तुम्हारे लिए जिंदगी एंजॉय करने का यही तरीका है कि बंदा जिनसी बेराह रवी का शिकार हो जाए। हालांकि शादी भी इसी एंजॉयमेंट का नाम है, बस फर्क ये है कि इस सूरत में सिर्फ एक मर्द मुयस्सर होता है और वो बाइसे गुनाह भी नहीं होता। जेनिफर संजीदा हो गई थी। वो बोली, जी क्या मैं तुम्हें इतनी घटिया और बेराहरो लगती हूँ? तुम्हें ऑफर करने का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत आसान हूँ। अगर ऐसा होता तो स्नाइपर कोर्स पर आने वाले कम से कम खूबसूरत मर्दों के साथ मैं ताल्लुक रख चुकी होती। मगर मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि कोई एक मर्द ऐसा ले आओ जो ये दावा कर सके कि उसने जेनिफर को हासिल कर लिया है। मैंने पूछा, फिर एंजॉयमेंट और शादी न करने से क्या मुराद? वो बोली, शादी के बाद औरत वाकई बंध जाती है, आजादी की जिंदगी बसर नहीं कर सकती। मैंने कहा, ऐसा सिर्फ हमारे यहाँ होता है। वो बोली, जी एक सच बोल दूं? उसने मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए पूछा। मैंने कहा, सच ही तो सुनना चाहता हूँ। वो बोली, मैं शुरू दिन से ही जानती थी कि तुम मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुक नहीं रखोगे, इसलिए जितनी बार भी मैंने तुम्हें दावत दी वो सिर्फ ड्रामे और दिखावे के तौर पर थी। मैंने तंजिया लहजे में पूछा, और उस दिन जो फार्म हाउस पर ले जाकर पूरी कोशिश की थी वो क्या? वो बोली, अगर तुम राजी हो जाते तो तुम्हें कमरे में ले जाती, अंधेरा करके वॉशरूम में जाती और वहाँ एक और लड़की तैयार बैठी थी तुम्हें संभालने के लिए। मैं फीकी मुस्कुराहट से बोला, सही कहा। उसने पूछा, खफा हो गए? मैंने कहा, नहीं, बस औरत जात की मक्कारी के बारे में सोच रहा हूँ। वो बोली, औरत को मक्कारी पर मजबूर करने वाली जात भी तो मर्द की है ना? उसका लहजा तल्ख था। एक गलत काम पर किसी मर्द को राजी करने के लिए दूसरा मर्द औरत को इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो अपनी सिन्फ की फितरत जानता है। वो जानता है कि किसी मासूम औरत को पामाल करने के लिए एक मर्द कितना गिर सकता है। अगर मर्द की फितरत में औरत के हुसूल की इतनी तमन्ना न होती तो किसी को औरत के इस्तेमाल की जरूरत न पड़ती, और न औरत को अपनी जात पर जबर करके किसी नापसंदीदा शख्स को अपनी चाहत का यकीन दिलाना पड़ता। मैंने कहा, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। वो बोली, सारी औरतें भी एक सी नहीं होती, और माफ करना, एक दो मर्दों का अमल पूरी बरादरी की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। ये जासूसी की दुनिया का कानून है कि मर्द को ब्लैकमेल करने के लिए सबसे आसान, अहम और तीर बहदफ तरीका औरत का इस्तेमाल है, और ऐसा मर्द की हवस परस्त तबीयत की वजह से है। मर्द चाहे मशरिक का हो या मगरिब का, उसकी फितरत एक सी होती है। उसकी इन खरी बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा, हर आदमी अपनी जात का जिम्मेदार होता है। वो बोली, मान लिया, मगर तुमने औरत जात को मक्कार कहा तो जवाबन तुम्हें आईना दिखाना पड़ा, वरना तुमसे मुझे कोई गिला नहीं। मैंने कहा, चलो इस बहाने मुझे अपनी हैसियत का तो पता चल गया कि तुम मेरी जानिब क्यों माइल हुई थी। इस बार उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मैंने लम्हा भर की खामोशी के बाद दोबारा जबान खोली
और जहाँ तक गिले का ताल्लुक है तो वो मुझे तुमसे होना चाहिए। अगर हकीकत खंगाली जाए तो पहले दिन तुम जाने क्यों मेरे पास आई थी, यकीनन इस वजह से कि हमारा मुल्क तुम्हारे यहाँ कुछ ज्यादा ही बदनाम है। और फिर मुझसे मिलते वक्त तुम मेरी यादाश्त से मुतासिर हुई और मेरी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ये दोस्ती शायद बरकरार रहती अगर मैं रूस और चाइना का जिक्र करके तुम्हारे प्यारे और अजीम मुल्क अमेरिका की शान में गुस्ताखी का मुर्तकिब न होता। उसके बाद तुम्हारे दिल में दबी नफरत उभर कर सामने आई और इस नफरत के इजहार के लिए तुम इंडियन स्नाइपर्स के साथ उठने बैठने लगी, मुझे तहकीर और हक़ारत का निशाना बनाने लगी। और फिर बदकिस्मती से मेरी निशानेबाजी की सलाहियत सामने आई और तुम्हें हुक्म मिला कि इस मुर्गे को फांसना है। बस तुम्हें मुझसे मोहब्बत का ड्रामा खेलना पड़ा। सबसे पहले तुमने मुझे अपने जिस्म की रिश्वत पेश की, नाकाम होने पर दौलत की ऑफर की, और जब इस तरह भी दाल न गली तो मेरे एतबार पर डाका डाला। दोस्ती और मोहब्बत की आड़ में मेरी पीठ में छुरा घोंपा। अब कहो गिला मेरा बनता है या तुम्हारा। तुम मुझे जिस्मानी ताल्लुकात की ऑफर करती, दौलत की रिश्वत देती या कुछ भी करती, मगर मोहब्बत और दोस्ती का ड्रामा तुम्हें नहीं खेलना चाहिए था। और सच कहूं तो आज जो तुम मुझे होटल से बचा कर लाई हो तो ऐसा कर्नल स्कॉट और कर्नल जूली रूजवेल्ट वगैरह की मंशा के मुताबिक हुआ है। इसी वजह से तुम कह रही थी कि मैं कर्नल स्कॉट से इस बात का जिक्र न करूं कि उन्होंने मेरे लिए कोई और ऑर्डर दिया था। वो बोली कुछ पीना पसंद करोगे? पेट्रोल पंप के साथ बनी एक टक शॉप को देखते उसने गाड़ी रोकते हुए कहा। मेरी बात का जवाब देना उसने जरूरी नहीं समझा था। मैंने कहा हाँ, एक ठंडी बोतल यकीनन मुझे गुस्से पर काबू पाने में मदद देगी, और वो सर हिलाती हुई दुकान में घुस गई। वापसी पर सरदार मुझे अपने कमरे में ही मिला था। वो बोला जीशान भाई, मुझे देखकर खिल उठा था, बिस्तर से उठकर मेरे गले लगा। बोला तुम्हारी कामयाबी की खबर मैंने टीवी पर देख ली थी। मैंने कहा तुम कहीं गए नहीं? वो बोला दिल नहीं चाह रहा था, तुम मेरे लिए खतरे का सामना कर रहे थे, मैं कैसे सैर सपाटे करता। मैंने पूछा तो ली जोना को अकेला छोड़ दिया? वो फीकी मुस्कुराहट से बोला वो भी यही है। मैंने कहा तो यूं कहो ना कि यहीं पर रंग रलिया मना रहे हो। वो बोला नहीं जनाब, वो तुम्हारी जेनिफर की तरह आवारा मिजाज नहीं है। वो और मैं गप्पे हाँकते हैं, एक दूसरे को अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाते हैं और बस। मैंने कहा यूं ही जेनिफर गरीब पर तो इल्जाम न लगाओ यार। वो बोला अच्छा छोड़ो इस मौजू को, तुम मुझे तफसीलात बताओ। मैंने कहा लेकिन इसके लिए तुम्हें अच्छी सी चाय पिलाना पड़ेगी। बोला ठीक है। वो बिस्तर को छोड़कर इलेक्ट्रिक केटल की तरफ बढ़ गया और मैं उसे तफसील से सारी कहानी सुनाने लगा। चाय पीने तक मैं सारी तफसील उसके गोशगुजार कर चुका था। उसके बाद हम सो गए। अगली सुबह 8 बजे के करीब ही कर्नल स्कॉट का बुलावा आ गया था। वहाँ कर्नल जूली रूजवेल्ट भी उसके हमरा मौजूद थी। वेल डन बॉय। मेरे अंदर दाखिल होते ही कर्नल जूली रूजवेल्ट मुस्कुराते हुए खड़ी हुई और आगे बढ़कर उसने मुझसे गले लगाते हुए मेरे दोनों गाल चूम लिए थे। कर्नल स्कॉट ने भी मुझे छाती से लगाकर मेरी पीठ थपकी। बैठो। वारफ्तगी से खुशामदीद कहकर कर्नल स्कॉट ने मुझे बैठने का इशारा किया। मैंने कुर्सी संभाल ली। शुक्रिया सर। वो बोला बहुत उम्दा और बेमिसाल कारकर्दगी का मुजाहरा किया है तुम दोनों ने, खासकर तुम्हारे काम की तारीफ तो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। मैंने पूछा श्रीकांत कैसा है सर? मैंने गोया बैनुस्सुतूर उसका वादा याद दिलाया। बोला वो पहले से बहुत बेहतर हैं और उसे ये भी पता चल गया है कि वो रीगन वॉच की गलती की वजह से जख्मी हुआ है। आज सरकारी तौर पर भी इंडियन आर्मी को माजरत का लेटर भेज दिया गया है। श्रीकांत को भी इतनी रकम मिल जाएगी कि वो सारी जिंदगी रीगन वॉच को दुआएं देता रहेगा। मैंने मुतशक्कराना अंदाज में कहा मुझे भी यही उम्मीद थी। कर्नल स्कॉट ने कहा कल तुम्हारे कोर्स की इख्तितामी तकरीब है, अव्वल पोजीशन हासिल करने पर भी पेशगी मुबारक हो। मैंने पूछा ये पोजीशन मुझे हालिया कारकर्दगी पर दी जा रही है या हकीकत में मेरी यही पोजीशन बन रही है? वो बोला तुमने मजमूई तौर पर 98% नंबर हासिल किए हैं और सेकंड वाले के 80% नंबर हैं। मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा फिर ठीक है। कर्नल जूली रूजवेल्ट ने खुश दिली से ऑफर की कुछ और दरकार हो तो कहो। मैंने कहा शुक्रिया मैडम। वो बोली मैंने अपनी जिंदगी को दाव पर लगाकर तुम्हारे निशाने पर एतमाद किया और शुक्रिया कि तुम मेरे एतमाद पर पूरे उतरे। जेनिफर ने तुम्हारे निशाने की जितनी भी तारीफ की थी कुछ कम ही थी। अब मुझे तुम्हारे किसी भी काम आकर खुशी होगी। मैंने कहा अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ी तो मैं यकीनन इजहार करने में तामुल नहीं करूंगा। वो बोली ठीक है, इसके बाद शायद तुमसे मुलाकात न हो। उन दोनों ने उठकर मुझे अलविदा किया और मैं वापस कमरे में आ गया। जेनिफर दोपहर के खाने और फिर रात के खाने पर भी वहां दिखाई न दी। मैंने भी किसी से मालूम करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। अगले दिन तकसीम इनामात की तकरीब में अलबत्ता वो नजर आ गई थी, बुझी बुझी और मुझसे दूर दूर। सरदार ने उसकी वजह भी दरियाफ्त की मगर मेरे पास उसे मुतमईन करने के लिए कोई मुनासिब जवाब मौजूद नहीं था। मेजर जेम्स ने कोर्स में तमाम स्नाइपर्स की कारकर्दगी पर इजमान रोशनी डाली और फिर तीसरी पोजीशन वाले स्नाइपर का नाम लिया
वो इसराइली दोशीज़ा एंड्रिया बर्टन थी। उसे स्टेज पर बुलाकर मेजर जेम्स ने एक शील्ड और $10,000 का चेक थमा दिया। दूसरी पोजीशन के लिए जेनिफर हिंसले का नाम पुकारा गया। उसे भी एक शील्ड और $20,000 का चेक थमा दिया गया। अव्वल पोजीशन के बारे में मुझे पहले से पता चल गया था, मगर मैंने सरदार और ली जोना वगैरह को ये बात नहीं बताई थी। इसलिए जो ही जेम्स मैथनी ने अव्वल पोजीशन लेने के ज़िमन में मेरा नाम लिया, सरदार और ली जोना खुशी से उछल पड़े। मेजर जेम्स ने मुझे गले से लगाकर चंद शानदार जुमले मेरी तारीफ में कहे और फिर हुस्न कारकर्दगी का एक सर्टिफिकेट, $50,000 का चेक और अव्वल पोजीशन की ट्रॉफी मेरे हवाले कर दी। सिवाय राजपाल के तमाम ने मेरे लिए दिल खोल कर तालियां बजाईं। $50,000 मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। उतनी ही रकम कर्नल स्कॉट ने मुझे ब्रेन वेल्स के कत्ल के सिलसिले में ऑफर की थी। मुझे लग रहा था कि इतनी खतीर रकम मुझे ब्रेन वेल्स को ठिकाने लगाने के सिले में ही मिली थी। इख्तितामी कलमात कहकर मेजर जेम्स ने हमारी अगले दिन की फ्लाइट्स का ऐलान किया और तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। रात को पुरतकल्लुफ डिनर और उसके बाद मौसीकी की महफिल का इनेकाद हुआ। पीने पिलाने का भी खूब एहतमाम किया गया था। इंग्लिश की बेहंगम मौसीकी और बेहुदा शायरी से मुझे कोई लगाव नहीं था। गो मेरी इस बात से इख्तलाफ करने वाले कसीर लोग होंगे, मगर ये वो लोग हैं जो इंग्लिश की अच्छी शायरी के दिलदादा हैं। आजकल के पॉप म्यूजिक की वकालत यकीनन वो भी नहीं करेंगे, और वैसे भी मेरी मुराद पॉप म्यूजिक की बेहुदा शायरी से ही है। मुझे कमरे में आए हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि सरदार ली जोना के हमरा वहाँ आन पहुंचा। जीशान भाई, आज तो हम दोनों रात भर गपशप करेंगे। मैंने कहा तो ली जोना के कमरे में बैठ जाते। जेनिफर तो यूं भी मौसीकी से बहरामंद हो रही थी। ली जोना ने मुतबस्सम होकर कहा वो तो डिनर के बाद ही अपने कमरे में चली गई थी। मैंने कहा चलो ठीक है, मगर इस शर्त पर कि ली जोना बहन अपने हाथों से बेहतरीन कॉफी बनाकर पिलाए। वो बोली अभी ले, और उठकर इलेक्ट्रिक केटल की तरफ बढ़ गई। ली जोना कॉफी वाकई बहुत अच्छी बनाती थी। कॉफी पीकर मैंने उनके साथ थोड़ी गपशप की और बाहर निकल आया। वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे। सरदार की शादी के मुताल्लिक जानने के बाद भी ली जोना की पसंदीदगी में कोई फर्क नहीं आया था। मैंने सोचा कि आखिरी रात उन्हें तन्हाई की चंद घड़ियां इकट्ठे बिताने दूं, फिर तो जाने वो कभी मिल भी पाए या नहीं। बाहर म्यूजिक का ऊंचा शोर सुनाई दे रहा था। थोड़ी देर लॉन में टहलने के बाद मेरे कदम गैर इरादी तौर पर जेनिफर के कमरे की तरफ उठ गए। न्यूयॉर्क से वापसी के बाद उसने मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की थी। मैंने सोचा चलो उसको थोड़ा मुतमईन ही कर दूं कि मोहब्बत के दावेदार मुझे अलविदा कहने की जहमत भी गवारा नहीं कर रही थी। दरवाजा हल्के से खटखटा कर मैं अंदर दाखिल हुआ। वो नीचे कालीन पर बैठी थी। बेड की साइड से टेक लगाकर उसने अपनी टांगे कालीन पर फैलाई हुई थी। एक बड़ी सी बोतल उसके सामने धरी थी, जबकि अध भरा ग्लास उसके हाथ में था। मुझे देखकर भी उसके चेहरे पर कोई तासुर उजागर नहीं हुआ था। मैं भी उसके करीब जाकर बैठ गया। मैंने मज़ाहिया लहजे में गुफ्तगू की इब्तिदा की। आज तो अय्याशी हो रही है। उसने एक हल्का सा घूंट भरकर पूछा कैसे आना हुआ। मैंने कहा कल वापसी है, सोचा अलविदाई मुलाकात कर लूं। बोली हो गई मुलाकात, अब तुम जा सकते हो। उसके लहजे में भरपूर अजनबियत थी। मैंने कहा जेनी क्या हो गया है तुम्हें? कहाँ तो इतनी चाहत के दावे और कहाँ इतनी बेजारी के 2 घड़ी की गुफ्तगू भी गवारा नहीं। वो बोली हाँ नहीं है गवारा, और तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि मेरा नाम कैप्टन जेनिफर हिंसले है, जेनी नहीं। मैंने हंसकर कहा इतना लंबा नाम तो खैर मैं नहीं ले सकता। बोली क्यों नहीं ले सकते? हाँ तुम चीज क्या हो? एक 3rd क्लास पाकी फौजी, एक सिपाही। तुम मेरा पूरा नाम क्यों नहीं ले सकते? स्नाइपर कोर्स में पहली पोजीशन हासिल करने का ये मतलब नहीं कि तुम तमीज ही खो दो। उसके लहजे से साफ महसूस किया जा सकता था कि वो उस वक्त नशे में थी। उसकी बदतमीजाना गुफ्तगू मुझे अजीब लग रही थी। मैंने नर्म लहजे में दरियाफ्त किया जेनी क्या हो गया है? बोली मैं कह रही हूँ कि पूरा नाम लो मेरा, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। उसने उल्टे हाथ से मेरा गिरबान थाम कर बदतमीजी से पूछा। मैंने उसके हाथ से अध भरा ग्लास लेना चाहा। अच्छा ये ग्लास मुझे दे दो। वो गुस्से से धाड़ी, बकवास करने की जरूरत नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से। नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारी सूरत और तुम्हारी आदत से। मैं कह रही हूँ दफा हो जाओ। मैंने उसे कहा इधर मेरी तरफ देखो जी। मैंने उसका नाम मजीद मुख्तसर करते हुए उसे कंधों से थाम कर उसका रुख अपनी तरफ कर दिया। उसने एक झटके से अपने कंधे मेरी गिरफ्त से आजाद करवाए। छोड़ो मुझे। मैंने जबरदस्ती उसके हाथ से ग्लास लेकर कमरे के कोने की तरफ उछाल दिया। तुम्हारी ये जुर्रत? उसने मेरा गिरबान थामने में देर नहीं लगाई थी, मगर मैंने उसकी गिरफ्त से अपना गिरबान छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। वो चंद लम्हे गहरे गहरे सांस लेती रही और फिर एकदम मेरा गिरबान छोड़कर मुझसे लिपट गई। उसके साथ ही उसकी सिसकियों से कमरे की फजा गूंज उठी। मैंने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उसे तसल्ली दी। थोड़ी देर बाद मुझसे अलहदा होकर वो अपनी आंखें साफ करने लगी। मैं उसका हाथ थाम कर मुस्कुराया। मिलने क्यों नहीं आई? बोली एक धोखेबाज, आवारा और फ्रॉड लड़की से ये पूछना ही फजूल है। मैंने कहा मैं बेशक तुम्हें धोखेबाज कहता रहा हूँ, मगर दिल से कभी ऐसा नहीं समझा। और माफ करना, जिसको धोखेबाज समझा जाता है उसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया जाता। क्या मैंने कभी तुम्हारी किसी बात से इन्हिराफ किया है? सिवाय एक बात के, और वो भी बकौल तुम्हारे, तुमने दिल से कभी नहीं कहा। बोली तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा झूठ क्यों? अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें मिलने ही क्यों आता? उसने शिकवा किया कल और परसों क्यों नहीं आए? मैंने कहा मैं शर्मिंदा था क्योंकि रस्ते में तुम्हारी काफी बेइज्जती
बेइज्जती कर चुका था। मैंने उसका दिल रखने के लिए सरीहन झूठ बोला। उसने मेरे गले में बाहें डालते हुए बोला, जी तुम प्लीज मत जाओ। मैं हंसा। वैसे इतनी शराब नोशी अच्छी नहीं होती, बंदा उल्टी सीधी बातें करने लगता है। वो बोली, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ जी, तुम न जाओ, मैं तुम्हें ग्रीन कार्ड ले दूंगी। कर्नल स्कॉट तुम्हें बहुत अच्छे मुआवजे पर अपने पास रख लेंगे। मैं वादा करती हूँ मेरे जिस्मो जान के बस तुम ही मालिक होगे। और मैं तुम्हें ये भी यकीन दिला सकती हूँ कि आज तक मैं किसी मर्द के साथ डेट पर नहीं गई। मैंने कहा, जी अगर ये मुमकिन होता तो मैं एक लम्हे के लिए भी ना हिचकिचाता, मगर सच तो ये है कि मैं मजबूर हूँ। मेरे पाँव में न सिर्फ पाक आर्मी की जंजीरें हैं, बल्कि मैं एक बीवी का शौहर और एक बाप का इकलौता सहारा हूँ। बोली, तुम उन्हें यहाँ से काफी सारी रकम भिजवा सकते हो और पाक आर्मी के हाथ इतने लंबे नहीं हैं कि तुम्हें यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाएं। मैंने कहा, सही, मगर यहाँ मेरी हैसियत क्या होगी, एक उजरती कातिल की। कर्नल स्कॉट मुझसे सिवाय अपने दुश्मनों को कत्ल करवाने के और क्या काम लेगा। वो बोली, तुम कुछ भी ना करना, मैं हूं ना कमाने के लिए, तुम बस मुझे संभाल समेट कर रखना और मुझे ढेर सारा प्यार करना। मैंने कहा, हाँ जी, तुम हो भी इस काबिल कि तुम्हें ढेर सारा प्यार दिया जाए, मगर अफसोस कि तुम मेरी मजबूरियों को नहीं समझ पा रही हो। तुम शायद ये समझ रही हो कि मैं पाकिस्तान आर्मी के खौफ से यहाँ नहीं रुक रहा, तो यकीन मानो ऐसी कोई बात नहीं। मुझे मेरा ज़मीर मलामत करेगा कि जिस मुल्क ने मुझे इस मकाम तक आने में मदद दी, मैं किसी काबिल होते ही उससे गद्दारी कर बैठा। फिर मेरे वालिद को फकत पैसों की नहीं, मेरी देखभाल और मोहब्बत की जरूरत है। माफी चाहता हूँ जी, मगर मैं तुम्हारी ये ऑफर कबूल नहीं कर सकता। वो बोली, हाँ मेरी ऑफर कबूल करोगे भी कैसे, तुम मुझसे मोहब्बत थोड़ी करते हो। मैंने उससे मोहब्बत से छिड़का, बेवकूफों जैसी बातें न करो। वो बोली, जी मैं मर जाऊंगी। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, और अब प्लीज कोई और बात करो। वो बोली, तुम तो हो ही संगदिल। वो मेरे करीब से उठकर इलेक्ट्रिक केटल की जानिब बढ़ गई। कॉफी या चाय? मैंने मुस्कुराकर कहा, जो मिल जाए। बोली, फिर कॉफी ठीक रहेगी, और उसने केटल का प्लग स्विच में लगा दिया। कॉफी पीने के बाद वो मोहब्बत के इजहार के साथ मुझे वहां रोकने की कोशिश में मसरूफ रही। मैं रात गए तक उसके साथ बैठा रहा। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और पुरकशिश थी, लेकिन वो उससे दुगनी भी हसीन होती तो भी मैं वहां रुक नहीं सकता था। पाकिस्तान आर्मी से गद्दारी करना और फिर अपनी बीवी और बाप को लावारिस छोड़ने का मैं सोच भी नहीं सकता था।